बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने स्टडी करना है एक्स रेज़ को। 1895 में रोंजन ने इनको डिस्कवर किया था। इनको रोंट जान भी पढ़ा जाता है पाकिस्तान में। दरअसल जब हम हाई एनर्जी कैथोड रेज़ यानी इलेक्ट्रॉन्स इनको हैवी मेटल टारगेटेड एनोड पर फाल करेंगे तो नतीजतन हमें हाई एनर्जी रेज़ मिलेंगी जो यहाँ से प्रोड्यूस होंगी। दीज रेज़ फॉल इन एक्स रे रीजन, सो दीज आर कॉल्ड एक्स रेज़। वैक्यूम पंप के ज़रिए से हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का प्रेशर एडजस्ट कर सकते हैं। एक्स रेज़ यानी इलेक्ट्रॉन्स को हमने कन्वेक्स लेंस से गुजारा ताकि ये किसी एक स्पेसिफिक पार्ट पे, एक जगह पे फोकस कर सके, कंसंट्रेट हो सके, इर्तिकाज़ कर सके। इसकी साइंस कुछ इस तरह से है। ये पहला शेल है, इसमें फ़र्ज़ करें ये इलेक्ट्रॉन है। जब बाहर से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आके इसके ऊपर फाल करेंगे यानी कैथोड रेज़ इसके ऊपर फाल करेंगी तो इसको इजेक्ट कर देंगी। लिहाजा इस शेल में, इस आर्बिट में वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। ऊपर वाले आर्बिट से इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो बोहर रूल्स के मुताबिक, जो बोहर मॉडल में हमने पढ़े, इलेक्ट्रॉन हायर आर्बिट से लोअर आर्बिट में आएगा तो एनर्जी क्या करेगा? एमिट करेगा। इस एनर्जी की एक वेवलेंथ होगी, एक एनर्जी होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, तो ये हमारे पास एक्स रेज कहलाएगी। जब एक्स रेज प्रोड्यूस की जाती हैं तो उन्हें प्लेटिनम प्लेट की स्लिट से गुजारा जाता है और ये एलुमिनियम की विंडो से एमर्ज होती है। बाद में इनको पोटाशियम फेरोसायनाइड, ये इसका फार्मूला है, पोटाशियम हेक्सासियानोफेरेट 2। ये जो मैंने इसका नाम पढ़ा है ये आप चैप्टर नंबर 6 सेकेंड ईयर में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। यहाँ पे इसके साइंटिफिक नेम की आपको हाजत नहीं है। बहरहाल पोटाशियम फेरोसायनाइड पे फाल करते हैं तो ये पोटाशियम फेरोसायनाइड के क्रिस्टल्स एक्स रेज़ को एनालाइज करने के लिए काम आते हैं कि वो किस टाइप की एक्स रेज़ हैं। एक्स रेज़ के टाइप की हो सकती हैं, एल टाइप की हो सकती हैं, एम टाइप की हो सकती हैं, और फिर इनकी फर्दर कैटेगरीज़ है के अल्फ़ा, के बीटा, एल अल्फ़ा, एल बीटा, एम अल्फ़ा, एम बीटा। ये के एल एम सीरीज़ क्या हैं, इनको थोड़ा यूँ समझते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन के शेल, पहले शेल से, जिसको नाम है के शेल से इजेक्ट हुआ है, हायर आर्बिट से इलेक्ट्रॉन के आर्बिट में आएगा, जो एनर्जी एमिट होगी ये के सीरीज़ एक्स रेज़ कहलाएगी। ये वेरी हाई एनर्जी वेव्स होंगी, इनकी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी और वेवलेंथ इनकी डेफिनेटली कम होगी, क्योंकि हम एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन में पढ़ चुके हैं कि पहले दो आर्बिट्स के दरमियान एनर्जी गैप ज़्यादा होता है, आगे जूँ जाएंगे ये कम होता जाएगा। दूसरे शेल को हम एल कहते हैं, तीसरे को एम, चौथे को एन, इस तरीके से ओ, पी, क्यू एट्सेट्रा। अगर इलेक्ट्रॉन एल शेल से निकले, दूसरे शेल से निकल जाए, बाहर से क्या नाम है, कैथोड रेज़, यहाँ की कैथोड रेज़ यानी इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर फॉल कर रहे हैं और ये सेकंड आर्बिट से यानी एल आर्बिट से इलेक्ट्रॉन को अगर इजेक्ट कर रहे हैं तो हायर आर्बिट से इलेक्ट्रॉन एल आर्बिट में, दूसरे आर्बिट में आएगा। तो इस तरीके से जो एमिटेड रेज़ होंगी ये एल सीरीज़ एक्स रेज़ कहलाएंगी। और इसी तरीके से अगर थर्ड शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो हायर आर्बिट से इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में आएंगे, थर्ड आर्बिट में आएंगे, और इस केस में ये एम सीरीज़ एक्स रेज़ कहलाएंगी। एक्स रेज़ पे मूज़ले ने बड़ा वर्क किया 1913, 1914 में, और कुछ नताइज इन्होंने अख़ज़ किए। इन्होंने एलुमिनियम से लेकर गोल्ड तक
38 एलिमेंट्स को अपने एक्सपेरिमेंट्स में स्टडी किया और इन्होंने 0.04 से 8 एंगस्ट्रॉम तक की वेवलेंथ ऑब्जर्व्स की, यानी डिफरेंट वेवलेंथ की जो एक्सरेज हैं वो एमिट होती हैं। स्पेक्ट्रल लाइंस दो किस्म की बनती हैं, शॉर्ट वेवलेंथ की जिनको हम के सीरीज़ कहते हैं, इनको आप रट्टा नहीं लगाएंगे क्योंकि के सीरीज़ आप अभी स्टडी कर चुके हैं। अगर इलेक्ट्रॉन के शेल से एमिट हुआ तो सेकंड से फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन जो आएगा तो डेफिनेटली इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। अगर फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली इसकी वेवलेंथ शॉर्ट हो जाएगी। शॉर्ट वेवलेंथ, हायर विल बी दी एनर्जी। और इसी तरीके से अगर लॉन्गर वेवलेंथ है तो वो एल सीरीज़ कहलाएगी। ये दरअसल इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट या किसी हायर ऑर्बिट से, स्पेशली थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आता है, तो यहाँ एनर्जी कम होती है, लिहाजा इसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, तो वेवलेंथ कंपैरेटिवली यहाँ पे बढ़ जाएगी। दूसरी बात इसमें यह है कि जो वो जी को बढ़ाता गया, यानी एलुमिनियम से गोल्ड की तरफ मूव करते हुए जो एटॉमिक नंबर बढ़ता चला गया, तो मूज़ले ने ऑब्ज़र्व किया कि वेवलेंथ शॉर्ट होती गई। लिहाजा फाइनली उन्होंने एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी के दरमियान एक रिलेशनशिप वज़ा की। स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, और फाइनली ये इक्वेशन बनती है स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू ए इंटू जी माइनस बी। इसमें ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जबकि बी किसी भी मेटल का स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है। क्वेश्चन पैदा होता है हम ए और बी को कैसे मालूम कर सकते हैं। इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का अगर ग्राफ बनाया जाए, मुख्तलिफ एटॉमिक नंबर की टारगेटेड मेटल अगर यूज़ की जाए, मुख्तलिफ एटॉमिक नंबर की टारगेट मेटल, तो जो एक्स रेज़ यहाँ से प्रोड्यूस होंगी उनकी फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होगी। बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती चली जाएगी, लिहाजा इनके दरमियान जो हमारे पास ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, और इस स्ट्रेट लाइन की हेल्प से हम ए और बी मालूम कर सकते हैं। ए हमें पता चलेगा स्लोप से, जबकि बी का हमें पता चलेगा इंटरसेप्ट से। इन चीज़ों को इंशाअल्लाह चैप्टर नंबर 11 के अंदर थोड़ा सा मैं वाज़े करूँगा। इम्पोर्टेंस ऑफ मूज़लेज़ वर्क। मूज़ले के वर्क की अहमियत क्या है, एक्सरे का हमें क्या फ़ायदा हुआ। वैसे तो बहुत सारे फ़वायद हैं, लेकिन मूज़ले ने जो काम किया केमिस्ट्री में, उन्होंने पोटाशियम और आर्गान को, निकल और कोबाल्ट को पीरियाडिक टेबल के अंदर सही तरीके से अरेंज किया। हम जानते हैं कि पोटाशियम का एटॉमिक मैस आर्गान से कम होता है, आप पीरियाडिक टेबल में इसको मुलाहजा कर सकते हैं, लेकिन पोटाशियम का लिहाजा पोटाशियम आर्गान से पहले आनी चाहिए, लेकिन पोटाशियम को आर्गान के बाद में रखा गया है पीरियाडिक टेबल के अंदर। ये आप इसको मुलाहजा भी कर सकते हैं। ये आर्गान है और इसका एटॉमिक नंबर तो है 18, एटॉमिक मैस है 39.95, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे पोटाशियम को, इसका एटॉमिक नंबर है 19 और एटॉमिक मैस है 39.1, तो ये 39.95 से कम है, तो पोटाशियम को पहले आना चाहिए अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियाडिक टेबल, मगर पोटाशियम को बाद में रखना चाहिए क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, ये 19 है और आर्गान का 18 है,
तो एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे इस तरीके से पोजीशन बहुत सारे एलिमेंट्स की दुरुस्त हो गई। बेआनी ही इन्होंने कोबाल्ट और निकल की अरेंजमेंट को भी दुरुस्त किया। कोबाल्ट का आप देख सकते हैं एटॉमिक मैस निकल की एटॉमिक मैस से ज़्यादा है, तो निकल पहले आना चाहिए था, लेकिन हमने कोबाल्ट को पहले रखा क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कम है 27 और निकल का एटॉमिक नंबर 28 है। मूज़ले ने बहुत सारे एलिमेंट्स को डिस्कवर भी किया, जैसे टेक्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर 43 है, रोहोडियम एटॉमिक नंबर 45 है, प्रेसियोडाइमियम जिसका एटॉमिक नंबर 59 है। और इसी तरीके से मूज़ले ने एक्स-रेज़ को स्टडी करते हुए बहुत सारे अर्थ मेटल्स के एटॉमिक नंबर्स को भी इन्होंने मालूम किया। तो एटॉमिक नंबर को भी हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की मदद से बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हैं और इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज़ मालूम कर सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन चूँकि हमारे सिलेबस में नहीं है, मैं यहाँ आपको इसकी डिटेल नहीं बता सकता, आपके लिए ये बात मुश्किल हो जाएगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।